उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री की अपनी कई आलीशान कोठियां हैं जिन्हें वे कहते हैं आश्रम। उनके कई होटल हैं जिन्हें वे धर्मशाला कहते हैं और खुद को तो वे महाराज कहते ही हैं। अपनी संपत्ति और अपने नाम का वे कुछ भी करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी दिक्कत तब शुरू होती है जब वे हमारे विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात कहते हैं। सुनिए सतपाल सिंह रावत जी, दिल्ली के पंजाबी बाग में कई एकड़ में फैली आपकी कोठी है, देहरादून में भी आपकी एक बड़ी कोठी है, हरिद्वार में भी है और भी न जाने कितनी जगहों पर आपकी संपत्तियां फैली हुई हैं जिन्हें आप बड़ी चालाकी से आश्रम कहते हैं। उत्तराखंड की जनता के लिए वे सब सफेद हाथी हैं। अगर आपको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना ही है तो अपनी उन्हीं कोठियों को बना दीजिए। वेडिंग डेस्टिनेशन बनाइए, चाहे कारपोरेट रिसोर्ट बनाइए, जो मर्जी बनाइए। लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई भराड़ीसैंण के उत्तराखंड विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात कहने की? इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि बीजेपी और उसकी सरकार किस तरह से हम उत्तराखंड के लोगों के एक एक सपने को हमेशा के लिए कुचल देने पर तुली हुई है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। सतपाल सिंह रावत जो खुद को संत कहते हैं और अपना नाम सतपाल महाराज बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सचमुच संत हैं या फिर एक कुशल कारोबारी जिसने धर्म और राजनीति दोनों को अपने व्यवसाय का साधन बना लिया है। राजनीति उनके लिए कोई सेवा का माध्यम नहीं दिखती, बल्कि एक ऐसा मंच नजर आती है जिससे उनके कारोबार को नई जमीन मिलती रहे। देश के कई हिस्सों में धर्मशालाओं और आश्रमों के नाम पर ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी की हैं उन्होंने, जो दरअसल होटल और रिजॉर्ट हैं और कोठियां हैं। अब लगता है उनकी नजर पड़ गई है भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन पर। वेडिंग डेस्टिनेशन, कारपोरेट डेस्टिनेशन, नाम चाहे जो भी दे दीजिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि कहीं यह उस भवन पर धीरे धीरे कब्जा जमाने की तैयारी तो नहीं है। ये वही भवन है जो उत्तराखंड आंदोलन के सपनों का प्रतीक है। एक और सवाल भी उठाना चाहिए। सतपाल महाराज की देश भर में जिन कोठियों और आलीशान परिसरों को आश्रम नाम दिया गया है, जिन होटलों को धर्मशाला नाम दिया गया है, उनमें से कितने वास्तव में वैध हैं, कितनी जमीनें नियमों के तहत ली गई हैं और कितनी प्रभाव और ताकत के दम पर हासिल की गई हैं। अगर कभी इन सब की निष्पक्ष जांच हो जाए तो शायद कई परतें खुलेंगी और कई सच सामने आएंगे। खैर, इससे हमें क्या, एक बात तो साफ है, उत्तराखंड के लोगों के लिए भराड़ीसैंण का विधानसभा भवन कोई व्यावसायिक परियोजना नहीं है। यह उनके संघर्ष, उनके सपनों, उनकी अस्मिता का प्रतीक है और इसे वेडिंग डेस्टिनेशन या कारपोरेट प्रॉपर्टी बनाने की सोच उत्तराखंड की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाती है। मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें और हमारा ये भवन जो है ये व्हाइट एलिफेंट की तरह ना रहे, बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। आपने एक बात कही, यूज तो उसका हो पा रहा है, यूज तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा हमको, आर्थिक लाभ मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड का सपना शादी ब्याह का मैदान बनने वाला है? जिस गैरसैंण को राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में देखा था, जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, जिसके लिए सड़कों पर आंदोलन हुए,
आज उसी गैरसैंण की विधानसभा को वेडिंग डेस्टिनेशन या कारपोरेट इवेंट सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की सबसे बड़ी मांगों में से एक थी राजधानी गैरसैंण, क्योंकि गैरसैंण भौगोलिक रूप से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में स्थित है। राज्य बनने से पहले बनी कौशिक समिति ने भी गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने राज्य गठन का प्रस्ताव फिर से पास कराया तो देहरादून को टेम्परेरी राजधानी बना दिया गया। आज भी इस राज्य को परमानेंट राजधानी नहीं मिल पाई है। ये एक सच्चाई है 25 सालों के उत्तराखंड की। बात कौशिक कमेटी की आई है तो थोड़ी सी बात इन कमेटियों की भी कर लें। पिछले दिनों देहरादून में इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर SN सचान भी शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि के साथ होने पर तंज किया। इस बारे में मुझे ये कहना है कि उत्तराखंड आंदोलन में मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने आंदोलनकारियों पर बहुत ज्यादतियां की। हालांकि इन ज्यादतियों में खासकर मुजफ्फरनगर कांड में बीजेपी का क्या रोल था ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अलग उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव पहली बार मुलायम सिंह की सरकार ने ही पास करवाया था। इसमें सिर्फ पहाड़ी जिले और हरिद्वार का कुंभ क्षेत्र शामिल था। राजधानी के मुद्दे पर मुलायम सिंह सरकार ने ही SC कौशिक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। कौशिक कमेटी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के लिए भौगोलिक और क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से सर्वाधिक उपयुक्त माना था। बाद में बीजेपी सत्ता में आई तो उसने नए सिरे से उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड का प्रस्ताव पारित करवाया। इसमें हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों को भी शामिल किया गया और गैरसैंण राजधानी के मुद्दे को एक तरफ रख दिया गया। नाम भी उत्तराखंड की जगह रखा गया उत्तरांचल। इस राज्य की पहली बीजेपी की अंतरिम सरकार ने राजधानी के मुद्दे पर वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में फिर से एक कमेटी बनाई। कई साल और लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस कमेटी ने गैरसैंण को अनुपयुक्त करार दिया और देहरादून को ही अस्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की। यदि आज बीजेपी के सतपाल महाराज गैरसैंण के विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये गैरसैंण को नकारने की बीजेपी की पुरानी चाल है। सतपाल महाराज के इस बयान पर CPI माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने टिप्पणी की है, सुनिए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि गैरसैंण में जो विधानसभा का भवन है भराड़ीसैंण में, उसको कॉरपोरेट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये भवन अभी तक एक व्हाइट एलिफेंट की तरह है, सफेद हाथी की तरह है। ये बयान बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। यह दिखाता है कि उत्तराखंड में सरकार की, उसके मंत्रियों की विधायी कार्यों के प्रति कितनी अवज्ञा है, कितनी अवज्ञा का भाव उनमें है। सतपाल महाराज कह रहे हैं कि इस भवन का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी कौन है? इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है? इस बात के लिए जिम्मेदार इस राज्य में पिछले 9 सालों से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सोचिए कि 12 सालों में उस विधानसभा भवन में केवल 10 सत्र हुए हैं और अब से पहले 35 दिन ही वहां सत्र चला है। 12 सालों में केवल 35 दिन, ये 4 दिन और जोड़ लीजिए 9 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक, तो 39 दिन हो जाएगा। 39 डेज कुल मिलाकर के 12 सालों में सरकार वहां बैठी है। और 2020 में, मार्च 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी भाजपा की ही सरकार ने गैरसैंण को घोषित किया। जून 2020 में राज्यपाल ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन उसके बावजूद सरकार वहां एक भी दिन बैठने नहीं गई। स्थायी तौर पर राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी में सरकार को जिस तरह से रहना चाहिए था वो वाला ग्रीष्मकाल कभी आया ही नहीं।
बल्कि इसके उलट ये हुआ कि 2019 में और 2022 में तो गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र भी नहीं चला। तो यदि वो विधानसभा का भवन सफेद हाथी हो गया है तो इसका उत्तरदायित्व, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, क्योंकि पिछले 9 सालों से इस राज्य की सत्ता में वो हैं। गैरसैंण को राजधानी बनाने का ख्वाब, गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना उत्तराखंड आंदोलन के जमाने से इस राज्य के लिए तमाम कुर्बानी देने वाले लोगों का सपना रहा है। और जब सतपाल महाराज ये कहते हैं कि वहां वेडिंग डेस्टिनेशन बना देना है, उसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बना देना है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस सपने का मखौल उड़ा रहे हैं, जनता की भावना के साथ मजाक कर रहे हैं, उसकी धज्जियां एक तरह से सतपाल महाराज उड़ा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस ने भी अपने 2 बार के शासनकाल में गैरसैंण के प्रति बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन आज गैरसैंण में जो कुछ है, या आज भी जो हम गैरसैंण को लेकर उम्मीदें बांधे हुए हैं, वो कांग्रेस के कारण ही संभव हो सका है। 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में ही गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र हुआ था। यह सत्र टेंट लगाकर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। हरीश रावत के शासनकाल में ही भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन की नींव पड़ी थी और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इसमें खास रुचि ली थी। इन प्रयासों के बाद जो विधानसभा भवन बनकर तैयार हुआ, उसे सतपाल महाराज वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की फिराक में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सुनिए। कांग्रेस शासन में गैरसैंण में राजधानी स्थापना से निमित्त जो निर्माण कार्य हुए, उनका उपयोग पर्यटन मंत्री जी के अनुसार आगे पर्यटन गतिविधि और व्यावसायिक यानी कारोबारी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया, मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे। मैं नहीं समझ पाया कि पर्यटन मंत्री जी ने जब सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर बयान न देकर बाहर बयान दिया, जबकि परंपरा यह है कि जब सदन चल रहा हो तो मंत्रियों के नीतिगत बयान सदन में आने चाहिए। यह बयान बाहर दिया गया है। ये बयान बाहर एक चर्चा को छोड़ने के लिए दिया गया कि एक नई चर्चा शुरू हो, या कोई इसके पीछे सरकार की मंशा है, ठोस मंशा है, ये अभी आना बाकी है, ये बात आनी बाकी है। मैंने कल ये बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये आखिर बात आई कहाँ से, ये बात शुरू कहाँ से हुई, जो हमारे लाखों उत्तराखंडियों के दिलों में छेद कर रही है जो बात, ये बात आखिर आई कहाँ से, इसका स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी को सदन में देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सदन में सभी विधायक, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सदन में उन्हें मांग करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहें, क्योंकि ये उत्तराखंड की एक नीतिगत बात है और उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चौबट्टा खाल वाले सतपाल सिंह रावत जी, ये भवन सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सपनों का प्रतीक है। यह उन लोगों की उम्मीदों का भवन है जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया। हम ये बात पहले से जानते थे कि उत्तराखंड आपके लिए सिर्फ राजनीति का एक चारागाह है जिसे आप कई सालों से चढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप इस राज्य के सपनों को शादी घर बनाने की बात करेंगे तो उत्तराखंड आपको ये छूट नहीं देगा। और सुनिए, उत्तराखंड को अब आपकी चारागाह बनने नहीं दिया जाएगा। बेहतर है कि आप अपने लिए कोई और चारागाह तलाश कर लीजिएगा। सदन चल रहा है और सदन के बाहर अगर सरकार घोषणा करे और वो भी भराड़ीसैंण के परिप्रेक्ष्य में, तो इससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तराखंड के लोग और हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार की भावना क्या है। माननीय पर्यटन मंत्री जी ने बयान दिया है और कहा है कि
मैंने आपसे बात की है कि भराड़ीसैंण के इस विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए और कॉरपोरेटेड डेस्टिनेशन के लिए दिया जाए, ताकि इस सफेद हाथी को का जो है मेंटेनेंस हो सके। हम जानना चाहते हैं सरकार की इच्छा क्या है। और उसमें माननीय महाराज जी ने, जो पर्यटन मंत्री भी हैं, एक बहुत अच्छी बात कही कि गैरसैंण को हमको आखिर अट्रैक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं तो माननीय विधायक जी दूसरी बात एक और मैं एक विषय और जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें। टूरिज्म डेवलप के लिए क्या एक और गिरवी रखोगे? भवन से उसका संबंध नहीं है। गैरसैंण में कहीं भी कुछ व्यवस्था तो एक्टिविटीज होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, विनोद चमोली जी, माननीय मंत्री जी का बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है अभी माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, डेवलप करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, उसकी तो जब बजट प्रस्तुत किया गया तो सरकार ने कहा है कि हम 3 स्मार्ट सिटी बनाएंगे जिसमें गैरसैंण भी। माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अरे स्पष्टीकरण क्या मतलब? मैं स्पष्टीकरण आप जो मर्जी, हम विधानसभा का सत्र चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर और मंत्री के बीच में क्या बात हुई? और सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं 58 सतपाल माननीय अध्यक्ष जी, 58 की उनका सूचना जो बयान है माननीय अध्यक्ष जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिएगा। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।